को अनुनासिक संधि कठिन लगती है तो आज हम जानेंगे इसको इजी वे में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि हम जानने वाले हैं सूत्र, नियम, उदाहरण और ट्रिक। जैसे सारी संधियों को पढ़े हैं इसको भी पढ़ेंगे और यह व्यंजन संधि का जो है समझिए आखिरी संधि है, तो इसको भी डीपली जो फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि अनुनासिक संधि। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अनुनासिक संधि जो है संस्कृत में व्यंजन संधि का एक प्रकार है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। अब ये जानते हैं कि अनुनासिक संधि नाम क्यों पड़ा। अनुनासिक संधि जो है इस संधि का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें अनुनासिक वर्णों का प्रयोग भी होगा, साथ ही साथ जो वर्ण बनेगा संधि होके जो वर्ण बनेगा वो भी क्या बनेगा, अनुनासिक वर्ण ही बनेगा। इस वजह से अब जैसे लक्त संधि में हमारा ल बनता था तो लक्त संधि पड़ गया। ठीक है, जसत्व संधि में क्या था कि जस प्रत्याहार के वर्ण बन रहे थे तो जसत्व नाम पड़ गया। सचुत्व में क्या था कि स और च वर्ग बन तो सचुत्व नाम पड़ गया। यानी व्यंजन संधि का जो नामकरण भी हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन है जो रिलेट है सूत्र से हो रखा है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जिन संधियों का जो भी नाम पड़ा है तो उसमें जो बना है इजी वे में हम समझें तो जो बनता है उसी के आधार पे उस संधि का नाम भी पड़ा हुआ है। तो उसी तरह अनुनासिक वर्ण बनने की वजह से अनुनासिक संधि पड़ा हुआ है। इतना डाटा आप लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है, सबसे पहले मैं उन लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो बच्चे अनुनासिक वर्ण को नहीं समझ पाते हैं वो बच्चे जो है अनुनासिक वर्ण क्या होता है वो जान ले पहले। ठीक है, तब मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ अनुनासिक वर्ण। अब ये जो अनुनासिक वर्ण है आपको मैं हिंदी वर्णमाला के अनुसार भी बता रही हूँ और संस्कृत वर्णमाला के अनुसार भी बताऊंगी। वर्गीय व्यंजन है, चाहे उदित व्यंजन है, चाहे स्पर्शी व्यंजन है, उसका जो पांचवा अक्षर है का अंगा, पांचवा अंगा आया, चचा जज इया पांचवा आया, तथा ददा अणा, पांचवा क्या आया अणा आया, तथा ददा न, पांचवा कौन सा आया न आया, फिर पफ बब म क्या है म है। तो कुल मिला के हमारा जो है अंगा, इया, अणा, न और म ये हमारा क्या है अनुनासिक वर्ण है। ठीक है, और संस्कृत वर्णमाला के अनुसार ये तो था हिंदी वर्णमाला के अनुसार। ठीक है, अब है संस्कृत। संस्कृत वर्णमाला के अनुसार अनुनासिक वर्ण कौन सा होगा, ये जो हमारा सूत्र है इया म अंगा न म। ठीक है, अब इसका यदि प्रत्याहार बनाए तो ये इया लेंगे और म लेंगे, क्या हो जाएगा यम, क्या हो जाएगा यम, यम प्रत्याहार। ठीक है, यम प्रत्याहार में यदि देखा जाए तो हमारा क्या निकल के आएगा या म अंगा ण न। ठीक है, इसमें भी देखिए पांच है, इयम है, मां है, अंगा है, न है। तो ये संस्कृत वर्णमाला के अनुसार अनुनासिक वर्ण हो गए और ये हिंदी वर्णमाला के अनुसार हो गए। ये हिंदी वर्णमाला के अनुसार हुआ और ये संस्कृत वर्णमाला के अनुसार हुआ। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसे अनुनासिक वर्ण क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन बोलते समय इन वर्णों को यानी जो अंग है, ना है, माँ है, इन वर्णों को जब हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो नाक है वो सहयोग देता है अपना, या इन वर्णों को बोलने के लिए हमें नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है। तो अनुनासिके, अब नासिका हम किसको बोलते हैं, संस्कृत में नासिका नाक को बोलते हैं। यानी अनु मीन्स क्या होता है, अनुगमन करना यानी उसके पीछे चलना, जितना तक लोग जानते हैं। तो अनुनासिक वर्ण इसके आधार पे भी यदि आप इसका अर्थ निकालते हैं, अनु मीन्स क्या पीछे पीछे चलना, नासिका मीन्स नाक के, यानी नाक के पीछे पीछे चलना, यानी कहने का मतलब क्या है नाक से जो है होकर चलना। ठीक है, तो हमारा अनुनासिक वर्ण, वर्ण मीन्स हम जानते हैं अक्षरों को बोला जाता है। अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं ये भी पता चल गया आपको कि जब वर्ण को बोलते समय हमारा नाक से ध्वनि निकले, जिन या आप ऐसे कह सकते हैं कि जिन वर्णों को बोलने के समय हमारी नाक से ध्वनि निकले या नाक का सहयोग रहे या जिन वर्णों को नाक की सहायता से बोला जाता है उसे हम अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार अंगा या नामा होगा क्रम, और संस्कृत वर्णमाला के अनुसार ये जो हमारा 7वां सूत्र है यमंगणनम, ये हमारा जो है क्या है अनुनासिक वर्ण है, या हम यम प्रत्याहार भी बोल सकते हैं। या ले लिए म ले लिए, तो यम प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आ रहे हैं वो कौन से वर्ण है, अनुनासिक वर्ण है। तो ये तो आप लोगों का लंबा चौड़ा अनुनासिक वर्ण से रिलेटेड क्या एक्सप्लेनेशन। अब चलिए, अब किसी को नहीं लगेगा कि भाई अनुनासिक वर्ण कौन है, इसका कर्म क्या है, हिंदी में क्या है। मैंने दोस्तों से बता दिया कि जो भाई संस्कृत से नहीं समझ पा रहे तो हिंदी से समझ ले, हिंदी तो पढ़ रहे हैं, संस्कृत मान लीजिए नया लिए है तो हिंदी तो पढ़ रहे हैं ना हम शुरू से, संस्कृत तो मान लीजिए ऑप्शनल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलिए जानते हैं सूत्र, क्या सूत्र, इसका सूत्र क्या है, यरो अनु, इसका सूत्र है यरो अनु नासिके अनु नासिको वा, यरो अनुनासिके अनु नासिको वा। अब ये जो सूत्र है बहुत लंबा चौड़ा सूत्र है, लेकिन इसको देख के हमको क्या लग रहा है, डर लग रहा है। तो डरना नहीं है, सूत्र को मतलब एक एक टुकड़े करके वो क्या कह रहा है इसको समझेंगे। तो चलिए, जो सूत्र है बहुत लंबा चौड़ा है, इसको हम क्या कहते हैं एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है,
तो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब इस लंबे चौड़े सूत्र को देख के क्या कितने लोग डर गए होंगे, कितना लंबा चौड़ा सूत्र है अनुनासिक संधि का, ठीक है। तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमारा क्या क्या निकल के आता है, देखिए एक आता है यरो, क्या आता है, यरो में यर प्रत्याहार है, ठीक है। फिर ये जो ऐसे करके बना है इसका मतलब क्या होता है, अवग्रह चिन्ह, क्या होता है अवग्रह। वैसे समझाने के लिए आपको बता दे रही हूँ, एस, इस एस का मतलब क्या है संस्कृत में, अवग्रह चिन्ह, ठीक है। और जब अवग्रह चिन्ह होता है, ये अवग्रह चिन्ह किसको दर्शाता है, अ को दर्शाता है। ये जो अवग्रह चिन्ह है ये किसको बताता है, अ को बताता है कि मैं अ हूँ, ठीक है। मेरा जो रूप है संस्कृत में अ, अवग्रह के रूप में ऐसा बन जाता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग जो है पार्टी के लिए क्या आते हैं, अलग ड्रेस पहनते हैं, स्कूल के लिए अलग पहनते हैं, और कोई फंक्शन है जैसा भी है तो अलग पहनते हैं। अब जैसे हल्दी रस्म में हल्दी का पहनते हैं, मेहंदी में मेहंदी वाला कलर पहनते हैं, फिर शादी में जो है उसका, उसी तरह ये जो अ है संस्कृत में क्या है, इसका रूप चेंज हो गया है, तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये रो अनुनासिके। अब ये इसमें ये क्या है, अ है, क्या है, अ है। इस यहां से लेके अनुनासिके यहाँ तक अनुनासिक निकल के आएगा, फिर ये भी अवग्रह चिन्ह है, इससे यहाँ तक ये क्या हो गया हमारा अगला होगा, और फिर आ जाएगा वाह, क्या आ जाएगा वाह। अब इसका मतलब क्या है, यह का मतलब है यहाँ पे यर प्रत्याहार, क्या है, यर प्रत्याहार, यानी पद के अंत में हमारा जो पहला पद होगा उसके पद के अंत में हमारा यर प्रत्याहार का वर्ण रहना चाहिए। अब यर प्रत्याहार इस सूत्र के आधार पे अभी हम बनाना बताएंगे आप लोगों को, पहले थोड़ा सा धैर्य रखिए, इस सूत्र को पूरा समझ लीजिए। अब अनुनासिक का मतलब क्या हो गया हमारा, अनुनासिक वर्ण हो, क्या, अनुनासिक वर्ण। मैं ये संधि पढ़ाने वाली नहीं थी, लेकिन किसी का कमेंट आया तो मैं मतलब बनाने के लिए भाई कि इतना दिल से वो देख रहे हैं, तो ये समझिए मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की जो व्याकरण वीटी बुक है उसमें इस संधि के बारे में नहीं दिया गया है, तो मैंने कहा चलो जाने तो कोई बात नहीं। अब मैं अगला जो है कारक पढ़ाती हूँ, क्योंकि आप लोग संधि पढ़ते पढ़ते क्या बोर हो गए हैं, तो विसर्ग संधि तो पढ़ते पढ़ते लग रहा है कि आप लोग जो है कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह जाएगा, तो मैंने सोचा टॉपिक चेंज कर दूंगी तो थोड़ा इंटरेस्ट हो जाएगा आप लोगों का। तो बीच बीच में जैसा समय मिलेगा विसर्ग संधि का एक एक टॉपिक उठा के पढ़ा दूंगी। ये मत सोचिएगा कि विसर्ग संधि नहीं पढ़ाऊंगी, टॉपिक मैं इसलिए चेंज कर रही हूँ कि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है, भाई मेरे पास भी समय का अभाव है, जैसा समय मिलता है वैसा मैं बनाती हूँ, लेकिन अब मुझे उसी में सब सारी चीजें एक साथ में नहीं दे पाऊंगी, या तो स्टेप बाई हर चीज आप लोग यदि धैर्य रखते हैं तब तो आपको हर चीजें मिल जाएंगी, और जल्दबाजी है तो भाई मैं नहीं कर पाऊंगी उस तरह से, मैं साफ बता दे रही हूँ आप लोगों को। मैं गलत वो नहीं दूंगी कि नहीं आप लोग मेरे भरोसे बैठे रहिए, नहीं, मेरा मतलब जो शौक है कि मेरे अंदर जो टैलेंट है, या मैंने संस्कृत को ले तो लिया, और जिन जिन चीजों को मैंने फेस किया कि यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही, ये जितना भी मैंने संधि पढ़ा है ना, सब समझिए अपना दिमाग का जो अपना कैलकुलेशन है वो निकाली हूँ, नहीं तो यूट्यूब पे आप कहीं भी देख लेंगे, इस तरह आपको नहीं मिलेगा। उसमें जिस तरह से मैंने फील किया है चीजों को, उस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो इससे क्या अनुनासिक से क्या निकल के आया, अनुनासिक वर्ण, और फिर क्या आया अनुनासिको भी मतलब क्या हो गया कि अनुनासिक वर्ण बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वाह, इससे हम लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन में हो जाते हैं। वाह मीन्स होता है विकल्प, क्या होता है, विकल्प। अब यहाँ पे ये जो वाह दे दिया है इससे हमारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि विकल्प। अब विकल्प का मतलब क्या हुआ, अब ये समझ लीजिए, विकल्प का मतलब ये है कि जो हम संधि विच्छेद करेंगे या तो परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कि जो उसका रूप रहेगा जो संधि विच्छेद में बनेगा वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा, या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे अनुनासिक जो संधि का नियम बन रहा है उस हम लिख सकते हैं, साथ ही साथ हम उसको उस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं जो संधि विच्छेद में बना हुआ है, ठीक। तो इसीलिए इसको मतलब हो गया विकल्प से, मतलब कंडीशन हो सकती है कि संधि विच्छेद भी लिख सकते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं, हम अपना जैसे को मैं बता दूं, एक हमारा उदाहरण है जगत धन नाथ। अब यहाँ पे ये जो तर्क है यह क्या है, और ये क्या है दूसरा न क्या अनुनासिक वर्ण है, ठीक है। तो ये जो अक्षर क्या है, न है, ठीक। तो हमारा क्या बन गया, ये जगन हो गया और प्लस नाथा जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा हमारा जगन्नाथ, ठीक है। अब ये जो जगन्नाथ है, जगत धन नाथ, इसको ऐसे तो हम लिख सकते हैं, ये जो संधि विच्छेद हुआ है जगत धन नाथ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जगत धन नाथ। या फिर एक और कंडीशन आ जाती है कि इसका जो जगत है वो जगत बन जाएगा, ये जो त है यहाँ पे ना होके क्या बन सकता है, द बन सकता है। किसके अनुसार बन सकता है, जसत्व संधि के अनुसार। यानी विकल्प क्यों दिया गया है, विकल्प तो यहाँ पे दूसरी संधि भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जैसे में तो जो है द में बदला है, यानी पहला वर्ण जो है किसमें परिवर्तित हुआ है,
तीसरे में परिवर्तित हुआ है। तो जब तीसरा पढ़ना तो किसमें चला जाएगा, जसत्व में चला जाएगा ना। लेकिन हम यहाँ पे यरो अनुनासिको वा का मतलब यही हुआ कि हम इसको जगन्नाथा भी लिख सकते हैं और इसका जो ये संधि विच्छेद वाला रूप है वो भी हम लिख सकते हैं, क्या सही माना जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन कि जो ये दूसरा पद है इसमें हमारा अनुनासिक वर्ण होना कंपलसरी है। अनुनासिक संधि नाम पड़ा है तो यानी क्या है, अनुनासिक वर्णों का इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये कंपलसरी होना चाहिए। और फिर यहाँ ये जो ता है क्या है, यह होना भी कंपलसरी है, ठीक है। जब ये क्या होगा, वर्ड होगा और जो दूसरा जो उसमें अनुनासिक वर्ण होगा अनुनासिक संधि लागू होगी, ठीक। विकल्प यानी हम संधि कर भी सकते हैं। अब संधि कर दिए तो जगन्नाथा बन गया, यानी पांचवा क्या है, ना बना। और संधि भी कर सकते हैं तो जगन्नाथा भी लिख सकते हैं, ठीक। इस प्लस को हटा के हम ऐसे जगन्नाथा भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ अनुनासिक संधि में कर सकते हैं, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया, मतलब विकल्प से। विकल्प का अब जैसे ये क्या, रोटी खाएंगे कि चावल खाएंगे, दोनों में से। अब जैसे शुगर के मरीज हैं तो उन लोगों को क्या है कि चावल नहीं खाना है, ठीक है। उनको क्या परमानेंटली फिक्स है कि चावल नहीं खाना है। लेकिन जो लोग मतलब शुगर के मरीज नहीं है तो वो क्या है, ऑप्शनल क्या कहते हैं कि भाई चावल खाएंगे कि रोटी खाएंगे, उस हिसाब से हम बनाएंगे। तो पूछ देते हैं ना, तो ऑप्शन की नहीं देते हैं कि चावल खाएंगे रोटी खाएंगे। उसी तरह यहाँ पे वा का मतलब है विकल्प, यानी संधि हो भी सकती है, संधि करके भी लिखेंगे तो भी सही है और संधि करके नहीं लिखेंगे तो भी सही है। वा का मतलब बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक। उसको देख के घबराइएगा मत आप लोग। तो इतनी बात को समझ में मुझे अनुनासिक संधि का सूत्र तैयार हो गया, उसको फुल्ली एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। यरो में यर प्रत्याहार है। अब यर प्रत्याहार कैसे बनेगा, ये जो हमारा यह है, मैं यहाँ पे ये सूत्र इसीलिए लिखी हूँ। ये क्या है, संस्कृत वर्ण का सूत्र है या संस्कृत वर्ण का कह लीजिए क्या है, वर्ण है। हाय वरट लड़ यमंगड़नम झबैया गड़धस जबगड़दस खप छट चटतव कपया शशसर ह ल। अब ये यर बना है, क्या है हमारा यर। अब यह कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब ये हलंत वाला कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक। यानी इस यर से लेके इस र तक जितने भी वर्ण हैं वो किस में जाएंगे, हमारे इसमें जाएंगे, यर प्रत्याहार में। बस क्या इस अणा को, इस टा को, रा को, माँ को, इया को, मूर्धनिशा को, बड़ा सा को, व को, य को, र को हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सब क्या है, हमारे इत संज्ञक वर्ण है। क्या इत संज्ञक वर्ण है और इत संज्ञक वर्ण होने की वजह से इसको हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। इनका प्रयोग सिर्फ क्या है, प्रत्याहार बनाने के लिए, यूज करने के लिए नहीं है, ठीक है। ये एक तरफ से समझिए कि अपना बलिदान देते हैं। जैसे होता है ना कि सेक्रीफाइस करना, तो ये प्रत्याहार बना के अपने आप को क्या कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपना काम अपने आप को मिटा देते हैं, लेकिन किसी को पूरा करके। अब यर प्रत्याहार में बना तो यर प्रत्याहार बना, लेकिन क्या अपने नहीं आया, तो ये इसका सेक्रीफाइस ही है ना। तो लेकिन प्रत्याहार बनाने के लिए इन इत संज्ञक वर्णों की जरूरत पड़ती है। तो इत संज्ञक वर्णों को मामूली मत समझिए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, दूसरों को पूरा अपने भले ही खत्म हो जा रहे हैं। तो यर प्रत्याहार में आपका लगभग देखिए कवर्ग क ख ग घ अंगा, हिंदी में बता रही हूँ क्रम, ठीक है। फिर च कहाँ गया, ये देखिए च छ ज झ इया, ऐसे ही निकलेंगे तो ट ठ भी निकलेगा। बस ये ह नहीं रहेगा, ठीक। और यहाँ पे ये वाला हल नहीं रहेगा। यानी ये जो 5वें सूत्र से लेके 13वें सूत्र के बीच में जो यह वर्ण है, यहाँ से स्टार्ट होगा वर्ण के बीच में इत संज्ञक वर्ण को छोड़ के जो भी वर्ण आ रहे हैं वो हिंदी के अनुसार समझा दे रही हूँ। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और क्या है हमारा यह अंतर भी है, लेकिन इसको हम समझिए सिर्फ ना के बराबर ही लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो उसी में 5वां अक्षर है, चवर्ग उसी में 5वां अक्षर है, यह में कोई 5वां अक्षर है नहीं है, नहीं है। उसमें जो अनुवाद है वो नाक से बोले जा रहे हैं, नहीं बोले जा रहे हैं। तो इसीलिए वो समझिए क्या है नाम के लिए, लेकिन मेन काम किसका है, चवर्ग का, टवर्ग का, तवर्ग का, पवर्ग का। क्योंकि कवर्ग में भी 5वां अक्षर है अंगा, जिसे हम नाक की सहायता से बोलते हैं। चवर्ग में भी 5वां अक्षर है यहाँ, जिसे हम नाक की सहायता से बोलते हैं। टवर्ग में भी है अण, जिसे हम नाक की सहायता से बोलते हैं। इसी तरह तवर्ग में भी न है और पवर्ग में भी म है, जिसे हम नाक की सहायता से बोलते हैं। तो अंगा, इया, न, म, इन नाक की सहायता से बोलने की वजह से ही इनका नाम क्या पड़ा है, अनुनासिक वर्ण। तो अब यानी इन्हीं पांचों का मेन इंपॉर्टेंट रोल है, अंगा का, इया का, अण का, न का, म का, ठीक है। क्या जाएगा, कवर्ग का आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में बता दे रही हूँ मैं। चवर्ग का आ जाएगा, टवर्ग का आ जाएगा, तवर्ग का आ जाएगा और क्या आ जाएगा, पवर्ग का, ठीक है। ये आ जाएगा क्योंकि इसी में जो पांचवें स्थान पे जो अक्षर है वही सिर्फ नाक के आधार पे बोले जाते हैं, वही वर्ण क्या कहलाते हैं, अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। तो यर प्रत्याहार में हमारा ये पांचों वर्ण और ये वर्ण भी आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ हमारा तीनों स भी आ रहा है, ठीक। ये जो तीनों स है ये भी आएगा,
सिर्फ ह को छोड़ के, यानी 33 व्यंजन, ठीक है, उस 33 व्यंजन में हमारा ह छोड़ के यहाँ पे भी ह है, यहाँ पे भी ह, तो ये है, लेकिन इसको माना क्या एक ही वर्ण, क्योंकि ये जो हमारा क्या है प्रश्न बनता है संस्कृत में कि कौन सा ऐसा वर्ण है जो 2 बार आता है, तो ये ह वर्ण क्या है 2 बार आता है। और ऐसे होता है कि कौन सा इत संज्ञक वर्ण है जो 2 बार आता है, तो आता है, एक आयुर् इसमें आता है, लड़ में आता है, ठीक है। अब देखिए ये जो 5वां सूत्र से 14 है, ये सारे क्या है व्यंजन वर्ण हैं, तो कुल जो 33 व्यंजन वर्ण हैं उसमें से सिर्फ ह को छोड़ के, तो यह प्रत्यय में समझ लीजिए कितने वर्ण काम कर रहे हैं, 32 वर्ण काम कर रहे हैं। एक तो 25 इसके और ये और तीनों श, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को कि यह प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आएगा। अब चलिए इसका समझते हैं नियम। क्या समझते हैं नियम। आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों को वीडियो अगली कारक पे चाहिए या विसर्ग संधि पे चाहिए, जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन में मैं क्या पढ़ाऊं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं सोचा कि जैसे रही हूँ तो लोग बोर हो रहे हैं, लग रहा है कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। भाई जिसको जरूरत है वो तो मतलब पढ़ेगा ही, लेकिन एक मतलब जो वीडियो का रेशियो है कि कितने लोग देखे हैं वो देख के मुझे जो है वो फील होने लगता है, डिमोटिवेट में होने लगती है कि मतलब पहले क्या आ रहे थे व्यू सब क्या आ रहे हैं, तो लगता है कि नहीं टॉपिक चेंज कर दूं। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि क्या करूं, कारक पढ़ाऊं कि विसर्ग संधि पढ़ाऊं, ठीक है, उस आधार पे मैं डिसाइड करूंगी, जल्दी से बताइएगा। लेकिन अब जानते हैं नियम। सूत्र पढ़ लिए, जो हमारा सूत्र है उसके आधार पे हमारे नियम क्या निकल के आया कि जो पद है उसमें क्या होना चाहिए, यह प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। फिर जो दूसरा पद है उसमें क्या होना चाहिए, अनुनासिक वर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनुनासिक वर्ण बराबर क्या बनेगा हमारा, अनुनासिक वर्ण ही बनेगा, ठीक है। तो इसका नियम क्या हो गया, यह प्रत्याहार पहले पद में, अब जब संधि होती है तो संधि में हमारे 2 पद, एक पहला पद एक दूसरा पद होता है। पहले पद को हम प्रथम पद भी कहते हैं, पूर्व पद भी कहते हैं, और दूसरे पद को हम उत्तर पद भी कहते हैं, द्वितीय पद भी कहते हैं, और दूसरा पद भी कहते हैं। तो जो है यूं समझ लीजिए कि यह प्रत्याहार पहले पद में होना चाहिए, फिर प्लस जो दूसरा है उसमें अनुनासिक होना चाहिए, फिर तीसरा हमारे क्या बन के आएगा, अनुनासिक संधि बन के आएगा, ठीक। अब हमारे कितने वर्ण है, 32 वर्ण, ठीक है। अब अनुनासिक वर्ण, अब अनुनासिक वर्ण कौन सा है, एक है हमारा अंगा, एक है इया, एक है हमारा हणा, ये क्या एक है न और एक क्या है म, ठीक है। तो इया ना म मैं हिंदी वर्णमाला के अनुसार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग क्या बिगनर हैं तो चीजों को आप लोग हिंदी के जरिए जैसे जल्दी से समझ पाएंगे, इसलिए बता रही हूँ। और संस्कृत के हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा, यम प्रत्याहार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यम प्रत्याहार। अब यम प्रत्याहार में क्या आ जाएगा हमारा, यमंग हणनम, इसमें भी वही इया है, म है, आना है, न है, म है, बस क्रम क्या है इधर उधर है। तो ये कुछ हमको कठिन लगता है और ये तो सरल है, इसको तो समझ सकते हैं आप लोग क्योंकि ये हिंदी वर्णमाला के अनुसार है। आप लोगों को जैसे समझना वैसे समझिएगा, यदि संस्कृत से समझना है तो संस्कृत से समझिए, हिंदी से समझना है तो हिंदी से। बस ये है कि अनुनासिक वर्ण जानना है हमें कि अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं, अंगा है, इया है, न है, म है। तो जो दूसरा पद है उसमें इन 5 में से एक वर्ण रहेगा, ठीक है, चाहे ना, चाहे अणा, चाहे न, चाहे म। तो इन 5 में से यदि कोई भी एक वर्ण अनुनासिक है तो हमारा क्या अनुनासिक वर्ण ही बनेगा, ठीक है। तो पूरा समझ में आ गया कि इसका नियम क्या है कि जो इसमें यर प्रत्याहार का वर्ण कंपलसरी है, यानी ह को छोड़ के जितने भी हमारे 33 व्यंजन वर्ण हैं उन 33 व्यंजन वर्णों में से ह को छोड़ के शेष जो बचे 32 वर्ण वो यर प्रत्याहार में काम करेंगे, ठीक है। फिर जो दूसरा पद है उसमें अनुनासिक वर्ण होगा, और अनुनासिक वर्ण कौन कौन सा है, अंगा, इया, अणा, न, म। इन 5 में से कोई एक वर्ण दूसरे पद में होना चाहिए। अब क्या पद में कौन सा लेते हैं, पद का आखिरी वर्ण, और जो दूसरा पद होता है उसका कौन सा पद लेते हैं, हम कौन लेते हैं, ठीक है। ये नियम समझ में आ गया आप लोगों को। आप उदाहरण देख लीजिए क्योंकि उदाहरण इसी अभी बता देंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमारा उदाहरण क्या था, जगत नाथ, क्या जगत, चाहे जगत नाथ मिलेगा चाहे क्या मिलेगा, जगत नाथ, ठीक है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये तो जैसा तो संधि के आधार पे होगा, ये रहेगा तो क्या है हमारा, इसमें भी देखिए क्या है, यर प्रत्याहार, और ये द क्या है, ये भी क्या है प्रत्याहार का वर्ण ही है। अब इस जो द और ये जो है कौन सा वर्ण है, तवर्ग का है, कौन सा तवर्ग का। संधि में क्या था कि जो ये दूसरा पद था उसके अनुसार जो अनुनासिक वर्ण बन रहा था, लेकिन इसमें क्या जो पद है उसके आधार पे परिवर्तन होगा, अनुनासिक वर्ण बनेगा। जैसे संधि में भी अनुनासिक वर्ण था, लेकिन उसकी कंडीशन क्या थी कि पहले पद में बिंदी अनुस्वार होना कंपलसरी है, जो दूसरा उसके आधार पे जो पहला वर्ण आ रहा था उसके आधार पे परिवर्तन हो रहा था।
अनुनासिक वर्ण बन रहा था। लेकिन इसमें क्या है, जो पहला पद है उसी के आधार पे बनेगा। अब ये क्या है, पहला पद है, इसको जब हम तोड़ेंगे, जगत धन नाथ, ठीक है, जगत धन नाथ जब तोड़ेंगे तो ये बना, ये जो है यहाँ पे तो जो यर प्रत्याहार है, और जो दूसरा पद है उसमें जो ये ना है क्या है, अनुनासिक वर्ण है, ठीक है, ना है यहाँ पे देखिए अनुनासिक वर्ण ना, ठीक। तो ये जो है क्या है, अनुनासिक वर्ण है। अब यहाँ पे ये जो दिखेगा, वहां पर क्या क्या यहाँ परिवर्तन हो रहा था, लेकिन इसमें अनुनासिक संधि में यहाँ पे परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये जो पांचवा कौन सा होता है, त थ द ध न, कौन सा पांचवा वर्ण इसका, न है, ठीक है। तो क्या ज ग प्लस नाथ, अब ये क्या बना देगा, अब ये ना क्या है, आधा, तो यहाँ पे आधा लिखाएगा, जगन नाथ। अनुनासिक संधि के आधार पे ये जो न बदला है, ये जो था न बना है, यानी अनुनासिक वर्ण नहीं बना, ये जो न है अनुनासिक वर्ण है, यहाँ पे भी अनुनासिक वर्ण, अब क्या है, अनुनासिक वर्ण ही बनाया। तो कहीं ना कहीं अनुनासिक वर्णों की प्रधानता है, तो इसीलिए इस संधि का नाम पड़ गया अनुनासिक संधि। और इसका क्या विकल्प से, यानी संधि कर भी सकते हैं, संधि नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर कीजिए आप लोगों को। अब दो एक और उदाहरण है, दिक नाग, क्या है, दिक प्लस नाग। अब यहाँ पे ये क्या है, अनुनासिक वर्ण है, ठीक। और ये जो क है क्या है, हमारा जो संधि होगी उसमें ये पहला पद है, ये नाग जो है दूसरा पद है, ठीक है। अब इसमें ये जो क है, पांचवा अक्षर क्या है, अंगा है, क्या अंगा, ठीक। और यहाँ पे जो दूसरा पद है ना, क्या अनुनासिक वर्ण है। अब ये जो अंगा बना है, अंगा क्या है, ये भी अनुनासिक वर्ण, यानी अनुनासिक वर्ण का प्रयोग तो हो ही रहा है, परंतु साथ जिसमें परिवर्तन हो रहा है, इसमें परिवर्तन पद के आधार पे होगा। पर में क्या कि इधर पद के अनुसार अनुनासिक वर्ण की भाषा, लेकिन इसमें अनुनासिक वाले में क्या, इधर वाले में परिवर्तन होगा, पहले वाले पद में परिवर्तन होगा। अब जैसे तो अंगा हो जाएगा। अब कैसा, पांचवा अक्षर ना था तो ना बना, इसी तरह यदि ट है तो अड़ा बनेगा, तो म बनेगा, और च है तो इया बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो पांचवा यानी पांचवा अक्षर क्या है, और ये अंगा भी क्या है, हमारा अनुनासिक वर्ण है। इसको जब हम पूरा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, दिन नाग, ठीक है। अब देखिए ये भी अनुनासिक वर्ण इसका, और ये भी जो बना है वो भी क्या बना है, अनुनासिक वर्ण ही बना है, ठीक है। तो कोई मतलब ज्यादा एग्जांपल नहीं है, लेकिन जो भी है वो मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही प्राक मुखम भी है, प्रांग मुखम, वो भी देख लीजिए, प्राक धन मुख। अब ये जो बनेगा अंगा तो क्या हो जाएगा, प्रांग हो जाएगा, और क्या जुड़ जाएगा, मुख। तो यहाँ पे भी देखिए ये जो अनुनासिक वर्ण, और ये जो परिवर्तन हो रहा है इसको में, ये पांचवा अक्षर, इसमें अनुनासिक में ये ध्यान रखिएगा, ये जो पद पहला पद उसमें जो आखिरी वर्ण है उसके पे यहाँ अनुनासिक वर्ण बनेगा, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब आप मतलब विकल्प से, यानी संधि कर भी सकते हैं, संधि नहीं भी कर सकते हैं, दोनों आपकी इच्छा है। वहां का मतलब जब आ गया तो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप खाना खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, नहीं भी पी सकते हैं। तो उसी तरह संधि कर भी सकते हैं, करके लिखिए, चाहे बिना करे लिखिए, दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो वो देख के जो है, जो इसका सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वहा, उसको देख के आप लोग घबराइएगा मत, सिर्फ संधि का जो है लंबा चौड़ा क्या है, नाम है, ठीक है। उसको देख के घबराना नहीं है, बस चीजों को क्या समझना है, एक एक पॉइंट को यदि आप समझ ले रहे हैं, यदि आप इस संधि के हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट उदाहरण है उसको भी देख लेते हैं, जो बाकी है। तो नियम आप लोगों को समझ में आ गया कि जो पहला पद है उसमें जो है हमारा यर प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, जो दूसरा पद है उसमें जो है हमारा अनुनासिक वर्ण होना चाहिए, यानी जो हमारे 5 वर्ण है अंगा इण न म, इन पांचों में से कोई भी वर्ण हटा है तो हमारा जो है परिवर्तन क्या, पहले पद में जो वर्ण है उसके अनुसार अनुनासिक वर्ण बनेगा। इतना ध्यान रखना है आप लोगों कि दूसरे में अनुनासिक वर्ण ऑलरेडी है तो बदलेगा कहाँ से, नहीं बदलेगा। जिसमें नहीं है परिवर्तन, जिस चीज में परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं उसको थोड़ी नहीं करेंगे, जिसमें परिवर्तन हो सकता है उसी में न करेंगे। तो जो दूसरा ऑलरेडी जो अनुनासिक तो वो तो परिवर्तन होगा नहीं, बस बचा क्या हमारा पद। अब पद में जो हमारा यदि कवर्ग का है तो अंगा बन जाएगा, चवर्ग है तो इया बन जाएगा, टवर्ग का है तो अड़ा बन जाएगा, टवर्ग का आ रहा है तो न बन जाएगा, और पवर्ग का आ रहा है तो क्या बन जाएगा, म बन जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, अनुनासिक वर्ण ही बनेगा लेकिन वर्गीय व्यंजन के आधार पे बनेगा। अब इसमें 2-3 और उदाहरण उसको भी देख लीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो और भी क्लियर हो जाए।
तो पहला तो हम लोग पढ़े ही हैं, प्राक धन मुख क्या बन गया हमारा, ये जो क है क्या बन गया, अंगा बन गया, हो गया हमारा प्रांग मुख। ठीक, एक उदाहरण प्राग प्लस मुख, प्रांग मुख हो गया। अब यहाँ पे एक क है, क पांचवा अनुनासिक वर्ण कौन सा है, अंगा है, तो ये जो क किसमें बदल गया, अंगा में बदल गया। ये जो क है किसमें बदला है, अंगा में बदला है। ठीक है, तो यही जो परिवर्तन हुआ है क्या किसके अंतर्गत हुआ है, अनुनासिक संधि के अंतर्गत हुआ है। ऐसे ही हमारा एक और उदाहरण है एतद मुरारी। ठीक है, अब यहाँ पे ये द जो है किस वर्ग का है, त थ द ध न वर्ग का, तो पांचवा कौन सा न है। ठीक है, अब ये जो तो आसन बना, तो हमारा उदाहरण क्या बन गया, एतन मुरारी। ठीक है, ये जो न में बदल गया है, अब ये ना क्या है, अनुनासिक वर्ण है कि नहीं है, तो इस द का न बनना ही क्या हमारा अनुनासिक संधि के अंतर्गत आ गया। बस इसी के जो दूसरा पद है उसमें अनुनासिक वर्ण होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, अनुनासिक वर्ण है कि नहीं है, अब यहाँ पे क्या है, अनुनासिक वर्ण है। इसी जगत धन नाथ, इसी तरह हमारा उदाहरण एक अब जगत प्लस नाथ। अब यहाँ पे ये जो अनुनासिक वर्ण है, अब ये जो क्या है, यर प्रत्याहार, अब ये पांचवा कौन सा है, न है, तो यानी ये जो किसमें बदल जाएगा, इसका तवर्ग का अनुनासिक वर्ण क्या होगा, ना होगा, तो ऐसे बन जाएगा शब्द। अब ये आधा है तो आधा ना लिखेंगे और शब्द बन जाएगा जगन्नाथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा ये जो त है, ये जो ना बनाया है, यही क्या है, अनुनासिक संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा एक और उदाहरण है सट धन मास। क्या है, सट धन, अब ये जो अगला सट प्लस मास, अब ये जो ट है, टवंश का पांचवा वर्ण क्या आता है, आना आता है, अच्छा ना, का पांचवा या ट वर्ग का अनुनासिक वर्ण क्या है, अणा है, तो ये जो ट है किसमें बदल जाएगा, आना में बदल जाएगा। तो यहाँ पे शब्द कैसे लिखाएगा, षड लिखाएगा, अभी तो आधा लिखाएगा, और क्या जो आगे का शब्द है मास, वो क्या है हमारा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सर मास। ठीक, ये क्या हो गया, यहाँ पे ये जो ट है किसमें बदल गया, आना में, तो ट वर्ग का आना में बदलना, ये जो अ है ये भी अनुनासिक वर्ण है, ये जो ना बनना है यहाँ पे ये भी अनुनासिक वर्ण है, यहाँ पे भी ना अनुनासिक है, यहाँ पे भी अंगा क्या है, अनुनासिक वर्ण है, तो अनुनासिक वर्ण बन रहा है, इसीलिए इस संधि का नाम पड़ गया अनुनासिक संधि। ठीक, तो आई होप आप लोगों को जो है इसके कुछ ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, जो है यही है गिने चुने हैं, तो बता दी हूँ। जानते हैं अंत में इसकी ट्रिक, अनुनासिक संधि की ट्रिक। ठीक है, तो क्या है ट्रिक इसकी भी ट्रिक क्या है, मजेदार है कि जो शब्द है, शब्द के बीचों बीच से मतलब क्या है, जहां पे संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है, या शब्द को तोड़ते हैं, शब्द के बीचों बीच दो अनुनासिक वर्ण देखने को मिलेंगे। अब हमारा अनुनासिक वर्ण कौन सा है, हमारा 5 वर्ण था ना अनुनासिक, एक है अंगन है, फिर एक है इया, और एक है आना, और एक है ना, और एक है म। तो ये जो अंगन इया ना म, इसमें से इन 5 में से कोई भी जो अनुनासिक वर्ण है देखने को मिलेगा, लेकिन 2 अनुनासिक वर्ण मिलेंगे देखने को। ठीक, चाहे अंगा मिलेगा 2 बार, चाहे अंगा ना ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, उदाहरण के जरिए देख लीजिए, इसका उदाहरण क्या है। अब आप लोगों को उदाहरण जब देखेंगे तब समझ में आएगा कि 2 अनुनासिक वर्ण कहां से आए। ठीक है, हमारा एक उदाहरण क्या पढ़े अभी हम, जगन्नाथ। अब यहाँ पे देखिए ये न और ये न, ये जो न है अनुनासिक वर्ण है, तो एक अनुनासिक वर्ण ये है, एक न दूसरा वाला, तो न अनुनासिक वर्ण आया कि नहीं 2 बार, एक ये वाला न और एक ये न। फिर है प्रांग मुख, अब इसमें जो अंग और जो म है दोनों जो है इसको जब तोड़ेंगे प्राक धन मुख, तो यहाँ पे अंग म दोनों अनुनासिक वर्ण, तो 2 अनुनासिक वर्ण देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर क्या पढ़े हम, एतन मुरारी। अब ये जो एतन मुरारी है इसमें भी न और म अनुनासिक वर्ण। ठीक, फिर और क्या है, और क्या पढ़े हैं, दिन नाग, क्या पढ़े हैं, दिन नाग। अब इसमें जो अंग न है
ये भी क्या है, अनुनासिक वर्ण है कि नहीं है। तो दो अनुनासिक वर्ण है कि नहीं है। तो शब्द के बीचों बीच दो अनुनासिक वर्ण देखने को मिलेंगे तो हम क्या समझ जाएंगे कि अनुनासिक संधि है। अब देखिए जगन्नाथम में यहाँ पे भी ना है, यहाँ पे भी ना है, दोनों दो अनुनासिक वर्ण है कि नहीं, यानी अनुनासिक वर्ण है कि नहीं दो ठो। अब यहाँ अंगा और म, ये जो अंगा है और ये जो म है, अनुनासिक वर्ण है कि नहीं है। दो, एक अंगा हो गया एक म हो गया, दोनों अनुनासिक वर्ण है कि नहीं। ऐसे ही यहाँ पे न और म, न भी अनुनासिक वर्ण है, म भी अनुनासिक वर्ण है। तो दो अनुनासिक वर्ण है कि नहीं, दो बार जो है अनुनासिक वर्ण आया है कि नहीं आया। ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए ये जो अंगा है और ये जो न है, आया है कि नहीं, दो अनुनासिक वर्ण है ना। तो आप तो समझ जाएंगे कि अब देख लीजिए, कंफ्यूजन मत होइएगा कि जब जो संधि है उसमें भी अनुनासिक वर्ण बनेगा, लेकिन उसमें घट रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, अनुनासिक वर्ण दो बार आएगा, चाहे कोई सा भी आए, लेकिन दोनों क्या होंगे, अनुनासिक वर्ण ही होगा। शब्द के बीचों बीच दो अनुनासिक वर्ण आएंगे तब अनुनासिक संधि, और जब शब्द के बीच में एक बार आएगा अनुनासिक वर्ण तो वो किस में चला जाएगा, श्रवण संधि में चला जाएगा। आप लोगों को क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, तो ये मत करिएगा, ठीक है। जब दो अनुनासिक बीचों बीच दो अनुनासिक वर्ण आ गए तब अनुनासिक संधि हो गया, और जब एक बार आएगा तब वो किस में चला जाएगा, परसवर्ण में चला जाएगा, ठीक है। और अनुनासिक संधि में क्या है कि जो दूसरा पद है वो कंपलसरी है अनुनासिक रहे, तभी अनुनासिक संधि होगी, ठीक। इतनी बात क्लियर होगी। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जो लोग बीच में आए हैं, जो लोग मतलब नहीं समझ पाए, आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठा दूं कि अनुनासिक संधि जो है व्यंजन संधि का, संस्कृत में व्यंजन संधि का एक प्रकार है। फिर अनुनासिक संधि का जो सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ये क्या है, इसका सूत्र है जिसमें यरो क्या है, यर प्रत्याहार है। इस यर प्रत्याहार में हमारे संस्कृत वर्णमाला का जो 33 व्यंजन वर्ण है उसमें ह को छोड़ के शेष जो 32 वर्ण बचते हैं वो आएंगे, यानी पांचों कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग और य ल और तीनों स, ठीक है। ये सारे वर्ण हमारे यर प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अनुनासिक वर्ण कौन से हैं, अंगा इया न म। इनको अनुनासिक वर्ण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन वर्णों को जब हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी नाक की जरूरत पड़ती है, यानी हमारे नाक के सहयोग के बिना इन वर्णों को हम नहीं बोल पाते हैं। जब भी बोलेंगे तो उसकी जो ध्वनि है नाक से होकर आएगी जरूर, तो इसलिए इसको अनुनासिक वर्ण बोलते हैं, ठीक। फिर इसका नियम क्या, और अनुनासिक वर्ण ही बनेगा, ये भी ध्यान रखना है। अनुनासिक वर्ण का प्रयोग होगा ही, साथ ही साथ जो संधि होके संधि बनेगी तो उसमें भी अनुनासिक वर्ण ही बनेगा, ठीक। बस क्या है कि जो पहला पद है उसके आधार पे, यदि पहले पद में अंतिम वर्ण यदि कवर्ग का है तो अंगा बनेगा, चवर्ग का है तो इया बनेगा, टवर्ग का है तो अण बनेगा, और तवर्ग का है तो न बनेगा, और पवर्ग का है तो म बनेगा, ठीक। इतनी क्लियर हो गई आप लोगों को। नियम क्या बना, यर प्रत्याहार प्लस अनुनासिक संधि का नियम क्या हो गया कि यर प्रत्याहार प्लस अनुनासिक वर्ण बराबर अनुनासिक संधि, ठीक, ये हो गया। अब ये जो है एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अब इसकी ट्रिक क्या है कि जो हम शब्द है, शब्द के बीचों बीच दो बार किसी भी अनुनासिक वर्ण, यानी 5 तो हमारे अनुनासिक वर्ण है ही है, इन 5 अनुनासिक वर्णों में से कोई भी वर्ण दो आ सकता है, दो अनुनासिक वर्ण आने चाहिए, ठीक है। दो अनुनासिक वर्ण देखने को मिलेगा। अब चाहे ना दो बार, ये भी क्या है, ना 2 बार आया है तो अनुनासिक का वर्ण है, इधर का भी ना अनुनासिक वर्ण है, इधर का भी ना अनुनासिक वर्ण है। ऐसे ही प्रांग मुखम में अंगा जो है ये भी अनुनासिक वर्ण है, अम्मा भी क्या है, अनुनासिक वर्ण ही है। एतन मुरारी में भी ना क्या है, अनुनासिक वर्ण ही है, और माँ भी क्या है, अनुनासिक वर्ण ही है। और अंगा भी यहाँ पे नागह में भी हमारा अंगा जो है अनुनासिक वर्ण है, और ना भी क्या है, हमारा अनुनासिक वर्ण है। ये सारी संधियों के जो ट्रिक है वो मैंने जो है अपने अनुभव या एक्सपीरियंस के आधार पे बनाई हूँ, ताकि इजी मैं अपने लिए भी बनाई हूँ, आप लोगों के लिए भी बनाई हूँ। तो आप लोग जरूर बताइए आप लोगों को जो ये नॉलेज है कैसी लगी है, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग मुझसे जरूर जुड़िए। तो अंत में हम लोग जो है, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोग विसर्ग संधि पे चाहते हैं वीडियो, या फिर कारक पे, या फिर संज्ञा प्रकरण पे, इन तीनों में से किस पे मैं जो है अपना अगला वीडियो बनाऊं। क्योंकि व्यंजन संधि लगभग जो है सीरीज वाइज जितनी थी 8 की 8 कंप्लीट हो गई। स्वर संधि का भी मैंने कंप्लीट कर दिया, बस बचा है विसर्ग संधि। लेकिन आप लोग संधि पढ़ते पढ़ते क्या है, थोड़े जो है थक से गए, तो थोड़ा जो है चेंजिंग चाह रहा है, ठीक है। नहीं चाहिए स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं वैसे ही पढ़ाऊंगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली